जब आदमी ने अभी अभी अपना शुरुआती बीस्ट सोल अवेकन किया था, तभी उसकी माँ उसके सामने घुटनों के बल गिरकर लगातार सिर पटकने लगी। वो उससे बस एक ही गुजारिश कर रही थी, इस बीस्ट सोल को छोड़ दो और अपने छोटे भाई को दे दो। सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से ही उसका छोटा भाई एक अमीर औरत के सहारे जी रहा था और अब लिन फैमिली की हेरेस का फियांसे बनने वाला था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने सिर्फ एक लो ग्रेड बीस्ट सोल अवेकन किया था, डेस्परेट रैट। अगर लिन फैमिली को पता चल जाता कि उनका होने वाला दामाद एक कंप्लीट लूजर है, तो पूरे परिवार का अमीर बनने का सपना उसी वक्त टूट जाता। इसीलिए उसके पिता ने भी अपना बीस्ट सोल हिडन डीमन ब्लड समन कर लिया। वो लोग हर हाल में उससे उसका बीस्ट सोल छीनना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैंगलिंग के पास चीट एबिलिटी थी। उसे हर बीस्ट सोल का पूरा हिडन डेटा दिखता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी एवोल्यूशन, फ्यूजन और अपग्रेड रूट्स तक देख सकता था। इस दुनिया में कोई भी ये चीजें नहीं देख पाता था, लेकिन जैंगलिंग सब देख सकता था। इस ठंडे और स्वार्थी परिवार से सोल ट्रांसमिग्रेशन के बाद ही उसका भरोसा टूट चुका था। उसने अपने बीस्ट सोल मैजिक फ्लड ड्रैगन की तरफ देखा और धीमे से पूछा, क्या तुम अब भी मुझे अपना मास्टर मानते हो? अगर मैजिक फ्लड ड्रैगन उसके साथ रहता तो वो किसी भी हालत में उसे यहाँ से लेकर चला जाता। लेकिन सिचुएशन समझने के बाद मैजिक फ्लड ड्रैगन ने चुपचाप अपना शरीर छोटे भाई जंगहाई की बाह पर लपेट लिया। उसकी नजरों में जंगहाई ही असली चॉइस था। आखिर वही जल्द ही अमीर परिवार में शादी करने वाला था। वो उसे लग्जरी और रिसोर्सेज दे सकता था। जहाँ तक जैंगलिंग की बात थी, वो तो बस एक गरीब और बेकार इंसान था। चार तरफ से मिली इस बिट्रेयल ने जैंगलिंग को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में हंस पड़ा। ठीक है, तुम सबको यही चाहिए ना? उसने अपनी हथेली जोर से भींची और अगले ही पल कॉन्ट्रैक्ट चेन को खुद ही तोड़ दिया। क्रैक! ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा फट गई हो। दिमाग में असहनीय दर्द दौड़ गया, लेकिन वो फिर भी सीधा खड़ा रहा। उसने ठंडी नजरों से जंग जन्हाई को देखा, फिर मैजिक फ्लड ड्रैगन क्रिस्टल उठाकर सीधे जंगहाई के सीने में दबा दिया। नया कॉन्ट्रैक्ट उसी पल कंप्लीट हो गया। माँ शर्म से चेहरा ढकर खड़ी रही। जंगहाई खुशी से जोर जोर से हंसने लगा और जंग जन्हाई के चेहरे पर आखिरकार संतोष दिखाई दिया। जंग लिंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से जंग जन्हाई की आवाज आई, बेटा मुझे गलत मत समझना। जंगलिंग बिना रुके हंसा। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन याद रखना आगे चलकर तुम भी मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम कभी मेरे पिता थे ही नहीं। तुम हमेशा सिर्फ जंगहाई के बाप थे। उस रात होटल रूम में जंगलिंग ने अपनी सोल पेन दबाते हुए एक फैसला लिया। 3 दिन बाद होने वाला रुकी ट्रायल वही उसका आखिरी मौका था। सिर्फ उसे पास करके ही वो स्टारफायर अलायंस की सबसे बड़ी बीस्ट टेमर एकेडमी स्टारफायर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता था। लेकिन उससे पहले उसे एक नया बीस्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी था। अगली सुबह उसने अपनी दादी द्वारा सीक्रेटली छोड़ा गया रिलिक बेच दिया। उसे कुल 2 लाख स्टार कॉइन्स मिले। पैसे मिलते ही वो सीधे नानयंग सिटी की सबसे बड़ी बीस्ट ट्रेडिंग कंपनी वानशो हॉल पहुंच गया। रेयर बीस्ट एरिया में सबसे सस्ता बीस्ट भी 50 लाख कॉइन्स से कम नहीं था। ये उसके बजट से बहुत ऊपर था। शॉप असिस्टेंट की सलाह पर वो बेसमेंट वेयरहाउस में गया। वहाँ वो बीस्ट सोल्स रखे जाते थे, जिन्हें जल्द ही मटेरियल बनाकर रिसाइकल कर दिया जाना था। उनकी कीमत बेहद कम थी, क्योंकि लगभग सभी यूजलेस और डैमेज्ड थे। वेयरहाउस ठंडा और बदबूदार था। जैंगलिंग एक एक आयरन केज के सामने रुककर सिस्टम डेटा चेक करता गया। हर जगह ब्रोकन बॉडीज, डाइंग लाइफ फोर्स और जीरो पोटेंशियल दिख रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर वेयरहाउस के कोने में पड़े एक छोटे से आयरन केज पर पड़ी। अंदर एक हथेली जितना छोटा काला कछुआ पड़ा था। उसने मुश्किल से सिर उठाकर जैंगलिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, बेबसी और जीने की आखिरी उम्मीद थी। और उसी पल जैंगलिंग की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस पागलों की तरह फ्लड होने लगे। फ्यूजन रूट्स, इवोल्यूशन पैथ्स, हिडन म्यूटेशंस, टोटल 26 इवोल्यूशन रूट्स। और आखिरी लाइन देखकर जैंगलिंग की सांस रुक गई। फाइनल इवोल्यूशन रूट मिथिकल फॉर डिवाइन बीस्ट ब्लैक टर्टल जुआनवू। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसे एहसास हो गया कि उसे आखिरकार अपना असली बीस्ट सोल मिल चुका है। जैंगलिंग की आंखों में तुरंत तेज चमक उठी। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो फिर जियांग है कि उस एबिस फ्लड ड्रैगन को ही तुम्हारे फ्यूचर श्वानवू का पहला स्टेपिंग स्टोन बनाऊंगा। उसने नीचे झुककर छोटे कछुए के टूटे हुए शेल को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर अचानक वेयरहाउस के कोने में पड़े दूसरे आयरन केज पर टिक गई। अंदर आधे मीटर से भी छोटी एक काली सांप पड़ी थी। उसके शरीर पर 7 इंच लंबा घाव था, जो सूख कर जम चुका था। वो मरने के कगार पर थी। लेकिन जैंगलिंग की आंखें तुरंत चमक उठी, क्योंकि ये वही मटेरियल थी जिसकी जरूरत श्वानवू फ्यूजन रूट में थी। ब्रोकन हॉर्न कोल्ड वाटर स्नेक। सिस्टम तुरंत उसके सामने इन्फो पैनल खोल देता है। रेयर ग्रेड, ब्रॉन्ज रैंक, और उसके नीचे साफ लिखा था फ्यूजन राउट फ्रॉस्ट फील्ड कोल्ड श्वानवू। जैंगलिंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना देर किए दोनों डाइंग बीस्ट को उठाया और काउंटर पर पहुंच गया। शॉप असिस्टेंट पहले तो हैरान हुआ। वो उन्हें वार्न करना चाहता था कि दोनों बीस्ट कभी भी मर सकते हैं, लेकिन जैंगलिंग का फैसला देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, ये दोनों वैसे भी मटेरियल बनने वाले थे। मटेरियल प्राइस के हिसाब से एक की कीमत 50,000 स्टार कॉइन्स है। जैंगलिंग ने बिना पलक
छपकाए सीधे 1 लाख स्टार कॉइन्स पे कर दिए। फिर उसने असिस्टेंट को रोककर कुछ फ्यूजन मटेरियल्स भी खरीदे, डीप एबिस डस्ट, कोल्ड स्प्रिंग वाटर और आइस स्पिरिट क्रिस्टल। बाकी बचे सारे पैसे भी उसने इन्हीं चीजों में लगा दिए। आसपास खड़े लोग तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगे। हा, ये पागल 2 क्रिपल्ड बीस्ट खरीद लाया, इसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ट्रैश बीस्ट्स को कौन पालता है? तानो की आवाज सुनते ही छोटे कछुए और सांप के शरीर डर से सिकुड़ गए। उनके शरीर कांपने लगे। लेकिन जांगलिंग ने ठंडी नजरों से भीड़ को देखा, फिर दोनों छोटे बीस्ट्स को अपने हाथों में उठाकर धीमे लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहा, मेरे बीस्ट सोल्स के बारे में बोलने का हक किसी को नहीं है। मैंने इन्हें चुना है, इसीलिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बीस्ट्स हैं। उस रात होटल रूम में लौटते ही जियांगलिंग ने दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दी। इस दुनिया में बीस्ट फ्यूजन जैसी चीज कभी नहीं हुई थी। अगर किसी ने ये देख लिया तो वो तुरंत मुसीबत में पड़ जाता। उसने दोनों बीस्ट्स को सॉफ्ट कुशन पर रखा, फिर फ्यूजन मटेरियल्स निकालते हुए बोला, अब मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, लेकिन प्रोसेस बहुत दर्दनाक होगा। अगर सहन नहीं कर पाए तो तुम लूज कंट्रोल भी कर सकते हो। दोनों छोटे बीस्ट्स ने बिना डरे सिर हिलाया। फ्यूजन शुरू हुआ। पूरा कमरा आइस ब्लू एनर्जी से भर गया। दर्द इतना भयानक था कि दोनों कई बार बेहोश होने के करीब पहुंच गए, लेकिन किसी ने एक आवाज तक नहीं निकाली। और तभी बूम! एक सुनहरी डिवाइन लाइट अचानक कमरे में फट पड़ी। गोल्डन पिलर सीधे आसमान तक जा पहुंचा। उससे निकली सेक्रेड एनर्जी पूरे नन्यांग सिटी में फैल गई। उधर सिटी लॉर्ड मैंशन में बैठे सिटी लॉर्ड सुदिंगलन अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी आंखें शॉक से फैल गईं। ये कैसी एनर्जी है? इतनी डिवाइन और टेरिफाइंग ऑरा उन्होंने आज तक महसूस नहीं की थी। उनके दिमाग में तुरंत 2 पॉसिबिलिटीज आईं। या तो किसी हाई लेवल डायमेंशनल क्रैक में डिस्टर्बेंस हुआ है, या फिर कोई लेजेंडरी बीस्ट जन्म ले चुका है। हालांकि उन्होंने तुरंत दूसरी पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबल मान लिया। लेकिन उसी वक्त सिटी आउटस्कर्ट्स के उस छोटे होटल रूम में मिरेकल सच बन चुका था। गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब हुई और जांगलिंग की नजर आखिरकार अपने नए बीस्ट सोल पर पड़ी। पहले हथेली जितना छोटा कछुआ अब चेहरे जितना बड़ा हो चुका था। उसका टूटा शेल पूरी तरह हील हो गया था। शेल पर डिवाइन आइस ब्लू पैटर्न्स चमक रहे थे। उधर कोल्ड वाटर स्नेक के सिर पर क्रिस्टल हॉर्न उग आया था। उसका शरीर अब टर्टल शेल के साथ नेचुरली जुड़ चुका था। दोनों बीस्ट अब पूरी तरह एक हो चुके थे। जांगलिंग के हाथ हल्के कांपने लगे। उसने सिस्टम पैनल खोला और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। लेजेंडरी बीस्ट 4 डिवाइन बीस्ट श्वानवू। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसके सामने खड़ी चीज कोई साधारण बीस्ट सोल नहीं थी। ये एक मिथ लेवल डिवाइन बीस्ट था। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। अब जांगहाई की एबिस फ्लड ड्रैगन उसके सामने कुछ भी नहीं थी। जांगहाई, कल के रूकी ट्रायल में थोड़ा इंटरेस्ट वसूल करने का समय आ गया है। अगले दिन रूकी ट्रायल एंट्रेंस पूरी तरह भीड़ से भरा हुआ था। ये ट्रायल स्टारफायर यूनिवर्सिटी में जाने का इकलौता रास्ता था। सिर्फ अलायंस टॉप 1000 में आने वाले लोग ही क्वालिफाई कर सकते थे। जांगलिंग जैसे ही गेट के पास पहुंचा, उसकी नजर तुरंत जांगहाई पर पड़ी। वो लोगों से घिरा खड़ा था। उसकी बाहों में उसकी फियांसी लिन याटिंग थी और उसके ऊपर एबिस फ्लड ड्रैगन शान से मंडरा रही थी। चारों तरफ लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। बॉस जियांग टू स्ट्रॉन्ग, एपिक ग्रेड फ्लड ड्रैगन, इस बार ट्रायल का फर्स्ट प्लेस पक्का उसी का है। तभी किसी ने जियांगलिंग को देख लिया। अरे बॉस, वो देखो तुम्हारा बड़ा भाई। भीड़ तुरंत हंसने लगी। जियांगहे ने मुड़कर जियांगलिंग की तरफ देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। लिन याटिंग सबसे पहले हंस पड़ी। उसने शायद अपना ट्रैश राइट बीस्ट फेंक दिया होगा। वैसे भी जियांगलिंग अब जियांगहे का भाई कहलाने लायक नहीं है। जियांगहे नकली दुख वाला चेहरा बनाकर उसके पास आया। भाई, तुम इस बेकार कछुए को लेकर ट्रायल में मरने क्यों आए हो? जियांगलिंग हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जियांगहे, दूसरों की चीजें छीनने में तुम सच में टैलेंटेड हो, लेकिन याद रखना, कचरा चाहे किसी का भी पावर चुरा ले, आखिर में कचरा ही रहता है। लेकिन अपनी घटिया फितरत तुम कभी नहीं बदल सकते। ये कहकर जियांगलिंग मुड़ा और बिना 1 सेकंड रुके आगे बढ़ गया। उसे जियांगहे जैसे इंसान से ज्यादा बहस करना भी बेकार लग रहा था। पीछे खड़ा जांगहाई उसका जाता हुआ चेहरा घूरता रहा। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा भर चुका था। अचानक उसने अपनी एबिस फ्लड ड्रैगन की तरफ देखकर चीखा, उस घटिया कछुए का शेल तोड़ दो। अगले ही पल बैंगनी काली रोशनी बिजली की तरह आगे बढ़ी। एबिस फ्लड ड्रैगन ने अपनी तेज ब्लेड जैसी पूंछ उठाई और सीधे श्वानवू पर हमला कर दिया। उस अटैक में एपिक बीस्ट की भारी प्रेशर साफ महसूस हो रही थी। आसपास खड़े लोग तुरंत शोर मचाने लगे। सबको लगा जांगलिंग का कछुआ एक ही वार में खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बूम! श्वानवू के सामने अचानक डीप ब्लू वाटर शील्ड फैल गई। फ्लड ड्रैगन का पूरा हमला उसी पर जाकर रुका। न शील्ड टूटी, न शेल पर एक स्क्रैच आया। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। जांगहाई की आंखें फैल गईं। ये इम्पॉसिबल है। भीड़ पूरी तरह शॉक में थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण दिखने वाला कछुआ एपिक बीस्ट का अटैक रोक देगा। जांगलिंग धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जब मुंह से नहीं जीत पाते, तब तुम जैसे लोग हमेशा गंदे तरीके इस्तेमाल करते हो। उसने श्वानवू को काउंटर अटैक का आदेश देने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी ट्रायल शुरू होने की घंटी बज उठी। डोंग! जियांगहे ने मौका देखा और तुरंत लिन याटिंग को लेकर अंदर भाग गया। लेकिन जाते जाते भी वो मुड़कर चिल्लाया, ट्रायल
ट्रायल के अंदर देखते हैं, वहाँ मैं तुझे कैसे मारता हूँ। जांगलिंग सिर्फ हल्का सा हंसा, फिर उसने शुआनवू के सिर पर हाथ फेरा। अब से उसका फेक नेम था शुआन बाओ। उसकी असली आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। ट्रायल स्पेस के अंदर घुसते ही जांगलिंग खुद को एक ठंडी और गीली फॉरेस्ट में खड़ा पाता है। ऊपर अलायंस के मॉनिटरिंग स्फीयर्स हवा में तैर रहे थे। रूल्स बेहद सिंपल थे, मॉन्स्टर मारो, पॉइंट्स कमाओ और रैंकिंग बढ़ाओ। ट्रायल खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। जांगलिंग ने शुआनबाओ के सिर को थपथपाया। चलो पहले रैंक 1 लेते हैं और साथ में उन इडियट्स को भी सबक सिखाते हैं। शुआनबाओ ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में लड़ने की आग जल रही थी। ये उसकी एवोल्यूशन के बाद पहली लड़ाई थी। वो पूरी दुनिया को साबित करना चाहता था कि वो कोई यूजलेस बीस्ट नहीं है और वो अपने मास्टर की रक्षा कर सकता है। तभी जंगल की झाड़ियों में हलचल हुई। एक सिल्वर ब्लू मॉन्स्टर बिजली की तरह बाहर कूदा। वो 2 मीटर लंबा ठंडर फंक वुल्फ था। ब्रॉन्ज रैंक टियर 2, एक्सीलेंट ग्रेड। उसके दांतों और पंजों पर बिजली चमक रही थी। ट्रायल शुरू होते ही इतना खतरनाक मॉन्स्टर मिलना किसी भी स्टूडेंट के लिए नाइटमेयर था, लेकिन जियांगलिंग बिल्कुल काम खड़ा रहा। उसने सीधा आदेश दिया, शुआनबाओ, शुआनवू शील्ड। डीप ब्लू वाटर बैरियर फिर से फैल गई। थंडर फैंग वुल्फ पूरी स्पीड से शील्ड पर टकराया, लेकिन शील्ड तोड़ना तो दूर, उसकी खुद की 2 फेंक टूट गई। मॉन्स्टर चीखता हुआ दूर पेड़ से टकरा गया। ताइयन शुआनवू मिस्ट। शुआनबाओ ने मुंह खोला। नीली आइस मिस्ट पूरे इलाके में फैल गई। थंडर फेंक वुल्फ की दर्द भरी चीख सिर्फ एक पल सुनाई दी। मिस्ट हटते ही जमीन पर सिर्फ उसका स्केलेटन बचा था। उसके मरते ही एनर्जी ऑर्ब निकलकर शुआनबाओ के शरीर में समा गई। अब वो ब्रॉन्ज टियर 2 से बस एक कदम दूर था। जांगलिंग की आंखें चमक उठी। शुआनबाओ, तुम कमाल हो। वो खुशी में उसे उठाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि छोटा शुआनबाओ रो रहा था, क्योंकि उसे याद था कैसे कुछ दिन पहले तक वो डार्क वेयर हाउस में पड़ा था। हर कोई उसे ट्रैश बोलता था और जल्द ही मटेरियल बनाकर पिघला दिया जाने वाला था, लेकिन अब वो पहली बार किसी के लिए वैल्यूएबल था। उसकी मेहनत और दर्द आखिरकार मायने रख रहे थे। जांगलिंग ने धीरे से उसे सीने से लगा लिया। अब से कोई तुम्हें बेकार नहीं कहेगा। एक दिन तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बीस्ट बनोगे। शुआनबाओ और कोल्ड वाटर स्नेक दोनों ने जोर से सिर हिलाया। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपने मास्टर की रक्षा करेंगे। उसके बाद जियांगलिंग लगातार फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स हंट करने लगा। कुछ ही देर में उन्हें दूसरा मॉन्स्टर मिला, ब्रॉन्ज टियर 2 पॉइजन हेजहॉग। लेकिन वो भी कुछ सेकंड में शुआनवू मिस्ट के अंदर स्केलेटन बन गया। नई एनर्जी अब्सॉर्ब होते ही शुआनबाओ आखिरकार ब्रॉन्ज टियर 2 पर पहुंच गया और उसी पल जांगलिंग के शरीर में भी विशाल स्पिरिचुअल पावर भर गई। उसका बीस्ट टमर रैंक भी सीधे ब्रॉन्ज टियर 2 हो गया, क्योंकि बीस्ट टमर की स्ट्रेंथ उसके कंट्रैक्टेड बीस्ट से जुड़ी होती थी। इसके बाद जांगलिंग और शुआनबाओ जंगल में तूफान की तरह घूमने लगे। हाई लेवल मॉन्स्टर्स एक एक करके खत्म होने लगे। उनके पॉइंट्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे थे। उधर नानयांग हाई स्कूल की मॉनिटरिंग रूम में प्रिंसिपल लिu येफेंग रैंकिंग देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हमारे स्कूल के कितने स्टूडेंट्स टॉप 1000 में पहुंचे? टीचर वू यांग ने थकी आवाज में कहा, सिर्फ 3 और उनमें सबसे ऊपर जियांग है। लेकिन तभी बड़ी स्क्रीन के नीचे एक नाम अचानक उभरा, नयांग हाई स्कूल, जांगलिंग। वू यांग पहले कैजुअली देखने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि जांगलिंग की रैंकिंग रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। 500, 300, 100। कुछ ही सेकंड में वो अलायंस टॉप 100 में पहुंच गया और उसके पॉइंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स। पूरा मॉनिटरिंग रूम सन्न रह गया, क्योंकि जांग हाई जैसे एपिक बीस्ट ओनर के पास अभी सिर्फ 1000 पॉइंट्स थे। लेकिन जांगलिंग की स्पीड किसी मॉन्स्टर जैसी थी। प्रिंसिपल लिu येफेंग तुरंत चिल्लाए, जल्दी उसका लाइव फीड स्क्रीन पर लगाओ। अंक 3000 के स्तर को पार कर चुके हैं और सीधे लीग के टॉप 10 में पहुंच गए हैं। साथ ही उसकी बढ़त की रफ्तार अभी भी बिल्कुल नहीं रुकी है। स्थिति देखकर पूरा सिस्टम हिल गया, क्योंकि ऐसा लगातार बढ़ना सामान्य खिलाड़ी का नहीं हो सकता। बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। लिu येफेंग सख्त आवाज में बोला, जल्दी इसका वीडियो मॉनिटरिंग निकालो। उसे याद था कि जियांगलिंग जियांग है का भाई है, लेकिन उससे साफ बताया गया था कि उसने सिर्फ एक साधारण लेवल की अर्थ रैट समन की थी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। लिu येफेंग का चेहरा बदल गया। जांगलिंग का नाम अब पहले नंबर पर पहुंच चुका है और उसके पॉइंट्स 5000 को भी पार कर चुके हैं। वो बिना किसी देरी के लाइव स्ट्रीम देखने लगा। स्क्रीन पर जियांगलिंग अपने छोटे शुआनवू के साथ नदी के किनारे से जंगल की गहराई की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और ध्यान से देखने पर पता चला कि दोनों की लेवल पहले ही ब्रॉन्ज रैंक 4 तक पहुंच चुकी थी। शुआनबाओ, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि अंदर 6 रैंक की बीस्ट है? शुआनवू ने गंभीरता से सिर हिला दिया। ठीक है, फिर आज देखते हैं 6 रैंक बीस्ट कितना ताकतवर होता है। 10 मिनट बाद नदी किनारे उन्हें 6 रैंक ब्रॉन्ज बीस्ट मिला, स्पाइक्ड बैक बियर। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वहां वो अकेला नहीं था। एक 5 लोगों की टीम पहले से ही उस बीस्ट के सामने बुरी तरह दब चुकी थी और नदी किनारे तक पीछे धकेली जा रही थी। एक मेंबर डरते हुए बोला, बॉस जियांग, क्या हम बच सकते हैं? भागने की बात मत करो। जांग हाई ने ठंडे स्वर में कहा, ये बीस्ट पहले ही कमजोर हो चुका है, बस इसे और मारो, इसे खत्म करो। उसने बिना झिझक एक टीममेट को पकड़कर आगे धकेल दिया। वो व्यक्ति सीधे बीस्ट के सामने गिरा और अगले ही पल विशाल पंजे ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जियांग है के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो तुरंत दूसरा व्यक्ति पकड़ने लगा। जल्दी करो, अगला भेजो, इसे
खत्म करो। मरते हुए व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाया, जांग हाई तू जानवर है, बाहर निकलते ही तुझे सजा मिलेगी। जांग हाई ठंडे स्वर में हंसा, सजा? क्या तुम्हें याद भी है मेरे पीछे कौन खड़ा है? तभी अचानक पूरा माहौल बदल गया, हवा रुक गई और जमीन कांप उठी। एक ठंडी आवाज गूंजी, हम फिर मिल गए भाई। जांग हाई का शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, जांगलिंग ने बिना भाव के उसके गाल पर थप्पड़ रखा। अब अपने भाई को भी पहचान नहीं रहा। उसी पल एनर्जी और उठी और शुआनवू के अंदर समा गई और वह सीधे ब्रॉन्ज रैंक 5 पर पहुंच गया। जांग हाई ने दांत भींचे, मर जा। डीप एबिस मैजिक बीस्ट ने अटैक किया, लेकिन तुरंत ही शुआनवू के डिफेंस ने उसे रोक दिया। जांगलिंग ने उसे जमीन पर पटक दिया और पैर उसके चेहरे पर रख दिया। सोचा था कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। जांग हाई की आंखें फट गईं। ये ट्रायल स्पेस है, तू मुझे मार नहीं सकता। जांगलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मारूंगा नहीं, लेकिन हिसाब जरूर लूंगा। अगला पल शुआनवू ने प्रेशर रिलीज किया और मैजिक बीस्ट नीचे गिर गया। जांगलिंग ने छोटा चाकू निकाला और सीधे उसकी स्केल चीर दी, फिर रिवर्स स्केल पर वार किया। बीस्ट दर्द से चीख उठा। तभी अचानक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। पूरी जगह चमक उठी और सभी दूसरे स्टेज में टेलीपोर्ट हो गए। मॉनिटरिंग रूम में लियू येफेंग ने सांस खींच ली। ये लड़का और जांगलिंग अब एक नए मेटालिक ट्रायल रूम में खड़ा था, जहां दूसरी स्टेज सर्वाइवल टेस्ट शुरू होने वाला था, जहां स्टूडेंट्स को मैकेनिकल पपेट्स के अटैक से सर्वाइव करना था। पहली मंजिल की परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने आप जंगल से बाहर निकलकर दूसरी परीक्षा के एरिया में पहुंच गए। उसी समय मॉनिटरिंग रूम में लियू येफेंग ने गहरी सांस ली। ये लड़का जांगलिंग जब फिर से आंखें खोलता है तो वह और शुएनबाओ एक छोटे से रूम में होते हैं, जिसका डायमीटर 100 मीटर से भी कम था। चारों तरफ की दीवारें बेहद मजबूत मेटल स्टोन से बनी हुई थीं। दूसरी परीक्षा पहली से बिल्कुल अलग थी। यहाँ अब मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स नहीं मिलते थे, बल्कि हर स्टूडेंट को यह देखना था कि वह ट्रायल ऑटोमाटा के अटैक में कितना टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। जितना ज्यादा टाइम उतने ज्यादा पॉइंट्स। अचानक स्टोन डोर खुला और एक स्टोन से बनी ऑनटोमेटा अंदर आ गई। नेम ट्रायल ऑनटोमेटा डॉट रॉक, लेवल कॉपर, सेकंड स्टेज। ऑनटोमेटा अंदर आते ही सीधे शुआनबाओ को छोड़कर जियांगलिंग पर टूट पड़ा। इसका फर्स्ट टारगेट बीस्ट नहीं बल्कि बीस्ट मास्टर था। शुआनबाओ थोड़ा ऑकवर्ड हुआ, फिर तुरंत अटैक किया। युआनसी प्रेशर डालकर उसकी स्पीड कम कर दी और फिर तायन शुआनवू से उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वह पिघलकर आयरन वाटर बन गया। अगले ही पल एक नया ऑटोमाटा आ गया जो और स्ट्रॉन्ग था और फायर एलिमेंट से बना हुआ था। उसने 3 फायर बॉल्स एक साथ दागे, लेकिन शुआनवू जेड के सामने वे बेअसर रहे। 3 मिनट बाद कॉपर 5 स्टेज का थंडर ऑटोमेटा भी खत्म हो गया। इसके बाद 2 और ऑटोमाटा प्रकट हुए, वुड और विंड टाइप, दोनों कॉपर 5 स्टेज। लगता था कॉपर 5 ही इनका मैक्सिमम लेवल है, अब सिर्फ नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। जांगलिंग ने काम होकर कहा, सावधान रहो, डिस्टेंस बनाए रखो, वरना ट्रायल खत्म हो जाएगा। उसी समय मॉनिटरिंग रूम में सिटी लॉर्ड सू दिंगलन को आखिरकार जांगलिंग की असली ताकत समझ आ गई और उन्होंने पहले वाले एस रैंक पर भरोसा बदल दिया। नहीं, अब यह एस लेवल है। लीग रैंकिंग में जांगलिंग के पॉइंट्स 20,000 पार कर चुके थे और वह सीधे एस लेवल पर पहुंच गया था। स्टारफायर लीग में सालों से एस लेवल कोई नहीं आया था, शायद 1000 साल से, शायद 2000 साल से, यहाँ तक कि एस रैंक भी 200 साल पहले ही एक बार आया था। ट्रायल स्पेस में जांगलिंग ने पहले ही सभी मैकेनिज्म टेस्ट पास कर लिए थे और 9 मिनट से ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर चुका था। पूरी लीग के सभी स्टूडेंट्स बाहर हो चुके थे, अब वह अकेला बचा था, लेकिन अब वह भी अपनी लिमिट पर था। अचानक रूम में बचे हुए कॉपर 5 ऑटोमेट्स चेंज होने लगे। उनका कोर तेजी से रोटेट करने लगा और अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक 5 मीटर ऊंचा रेनबो कलर्ड रिफाइंड ऑटोमाटा बन गया। ये भी पॉसिबल है। इसका लेवल सीधे बढ़कर सिल्वर लेवल हो गया। ये पूरी तरह से लेवल गैप था। आखिरकार जांगलिंग और शुआनबाओ को ट्रायल से बाहर कर दिया गया और उनका टाइम 10 मिनट पर रुक गया। मॉनिटरिंग रूम में पूरी तरह साइलेंस छा गया। फाइनल स्कोर 32,867 पॉइंट्स पर रुक गया। रैंकिंग एस लेवल। एसू डिंगलन पूरी तरह शॉक में था। ऐसा लेवल उसने कभी नहीं सुना था और पूरे स्टारफायर लीग की हिस्ट्री में भी कभी नहीं आया था। 30,000 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए आमतौर पर लेजेंडरी प्री बीस्ट चाहिए होती है। उसे अचानक 2 दिन पहले ननयंग सिटी में हुई उस मिस्टीरियस एनर्जी की याद आ गई। उसी समय जांगलिंग ट्रायल से बाहर आकर न्यू एंट्री एरिया पर पहुंचा ही था कि पीछे से एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम गूंजी। जांगलिंग, मैं तुम्हें मार दूंगा। जांग हाई की आंखें रेड थीं और उसके चेहरे पर पागलपन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो गुस्से में उसने तुरंत एक डैगर निकाला और सीधे जियांगलिन की तरफ दौड़ पड़ा। जियांगलिन ठंडी हंसी हंसा और हल्के से हाथ घुमाकर उसका डैगर हवा में उड़ा दिया। फिर उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम सच में बहुत कमजोर हो, बिल्कुल कचरा। जांग हाई जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी पागलों की तरह दोबारा हमला करने दौड़ा। तभी अचानक दर्जनों स्टाफ मेंबर्स आ गए और उसे वहीं रोक लिया। उनमें से लीड स्टाफ ने जियांगलिन की तरफ देखा और कहा, जियांगलिन, प्रिंसिपल आपको मॉनिटरिंग रूम में बुला रहे हैं। उधर ननयंग हाई स्कूल के मॉनिटरिंग रूम में प्रिंसिपल लियू येफेंग ने परिचय करवाया। जांगलिन, ये ननयंग सिटी की सिटी लॉर्ड सू तिंगलान है और ये मिलिट्री जोन से आए चीफ इंस्पेक्टर जुजियान। जुजियान का नाम सुनते ही जियांगलिन की आंखें हल्की सी कुड़ गईं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह सिर्फ सेक्रेड लेवल बीस्ट मास्टर ही नहीं बल्कि 10 साल पहले ड्रैगन वर्ल्ड चैलेंज जीतने वाला लेजेंडरी एक्सपर्ट भी था। जुजियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
कहा, वैसे कंग्रेचुलेशंस, तुमने पूरे अलायंस में पहला स्थान हासिल किया है। तुम्हारा रेटिंग SSS लेवल तक पहुंचा है और टोटल पॉइंट 30,000 से भी ऊपर चले गए हैं। ये सुनकर जांगलिंग भी थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि यह रिजल्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। तभी शुजियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। तुम्हारा यह लेजेंडरी लेवल इनिशियल बीस्ट आखिर आया कहां से? उसके यह बोलते ही कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सुतिंगलन की आंखें शौक से फैल गईं। उसे अब समझ आया कि जांगलिंग का टर्टल स्नेक बीस्ट कोई सामान्य क्रीचर नहीं, बल्कि लेजेंडरी रैंक का इनिशियल बीस्ट था। इसका मतलब यह था कि वह जन्म से ही लेजेंडरी क्वालिटी का था, बाद में इवॉल्व होकर नहीं बना था। लेकिन जांगलिंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। सेक्रेड लेवल प्रेशर के बावजूद उसकी आवाज नहीं बदली, क्योंकि जिस पल शुएनबाओ का फ्यूजन पूरा हुआ था, उसी समय उसने तय कर लिया था कि एक दिन यह बात सामने आएगी। जांगलिंग शांत स्वर में बोली, मैं नानयांग सिटी के साउथ आउटस्कर्ट्स में मायांग माउंटेन पर वेजिटेबल्स खोद रही थी। तभी मैंने उसे एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा देखा। उसके आसपास स्पेस फ्लक्चुएशंस भी थे। स्पेस फ्लक्चुएशंस? शुजियान की आंखें अचानक बदल गईं। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आया, सब वर्ल्ड रिफ्ट। इस दुनिया में दो तरह के रिफ्ट्स होते थे। पहला वर्ल्ड रिफ्ट, जो किसी बड़े और कंप्लीट वर्ल्ड से जुड़ता था, जैसे ड्रैगन वर्ल्ड और इस साल शुरू होने वाला सक्यूबस वर्ल्ड। और इन दुनियाओं के ज्यादातर क्रीचर्स इंसानों के दुश्मन थे। वे हमेशा अलायंस को निगलने और इंसानी दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखते रहते थे। इसी वजह से अलायंस ने अपनी टॉप लेवल कम्बैट पावर इस्तेमाल करके 36 बड़े वर्ल्ड रिफ्ट्स को बॉर्डर बैटलफील्ड यानी ग्रेट वॉल के बाहर शिफ्ट कर दिया था। दूसरी तरफ सब वर्ल्ड रिफ्ट छोटे और अधूरे सीक्रेट रियलम्स से जुड़े होते थे, लेकिन अगर किसी सीक्रेट रियलम की क्वालिटी बहुत हाई हो तो वह पूरे वर्ल्ड चैलेंज का ट्रम्प कार्ड भी बन सकता था। जियांगलिंग की बात सुनते ही शुजियान का पहला रिएक्शन यही था कि शायद कहीं लेजेंडरी क्वालिटी का सब वर्ल्ड रिफ्ट प्रकट हुआ है। इस लेवल का रिफ्ट किसी नेशनल स्ट्रेटेजिक रिसोर्स से कम नहीं था। जियांगलिंग ने शुजियान के चेहरे का बदलता एक्सप्रेशन देखा तो तुरंत आगे बोली, लेकिन वो स्पेस फ्लक्चुएशन कुछ ही सेकंड्स बाद गायब हो गया था। मुझे कोई डेंजर महसूस नहीं हुआ, इसीलिए मैं पास गई और वहीं से शुएनबाओ को उठा लाई। इतना कहकर उसने प्यार से शुएनबाओ को सहलाया और शुएनबाओ भी उसके करीब आकर चिपक गया। शुजियान यह सुनते ही शांत हो गया। वह तुरंत समझ गया कि जियांगलिंग पूरी सच्चाई नहीं बता रही, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि इतनी आसानी से असली जवाब नहीं मिलने वाला। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, जियांगलिंग, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हें पता है कि इस साल अलायंस चैलेंज में हमारा मुकाबला सक्यूबस वर्ल्ड से होने वाला है। उसकी आवाज और भारी हो गई। सक्यूबस बेहद खतरनाक होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत मेंटल अटैक्स हैं और अलायंस की उनके खिलाफ जीत की संभावना बहुत कम रहती है। हम लगातार 9 बार हार चुके हैं और अगर इस साल भी हार गए तो यह लगातार 10वीं हार होगी। जियांगलिंग का चेहरा गंभीर हो गया। 10वीं हार का मतलब? शुजियान ने धीरे से कहा, टेरिटोरी सरेंडर। यह सुनते ही जियांगलिंग ने गहरी सांस ली। एक शहर में कम से कम 50 लाख लोग रहते हैं और अगर वह टेरिटोरी सक्यूबस रेस को दे दी गई तो मौत शायद सबसे अच्छा अंजाम होगा, क्योंकि उन दानवों के हाथ लगने के बाद इंसानों के साथ क्या होता है यह हर कोई जानता था। जियांगलिंग की आंखें सिकुड़ गईं। शुजियान ने आगे कहा, सक्यूबस रेस की सबसे बड़ी ताकत उनका चार्म और मेंटल अटैक्स हैं, इसलिए हमें ऐसे आइटम्स चाहिए जो इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। उसने मैप पर ग्रेट वॉल के पास चमक रहे एक छोटे पॉइंट की तरफ इशारा किया। इस सब वर्ल्ड रिफ्ट से डिंगशिन हिंगांग नाम का स्पेशल और निकलता है। यह चार्म टाइप मेंटल अटैक्स को रोक सकता है। अगर हमें हाई क्वालिटी डिंगशिन हिंगांग मिल गया तो हम डिंगशिन हेलमेट्स बना सकते हैं और इससे अलायंस की हार को जीत में बदला जा सकता है। मुझे चाहिए कि तुम इस रिफ्ट के अंदर जाओ और उसका कोड ढूंढकर उसे अलायंस के कंट्रोल में लाओ। अब जाकर जियांगलिंग को शुजियान का असली मकसद समझ आया। वह तुरंत बोली, लेकिन मैं तो सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक 5 पर हूँ। अंदर जाना मतलब सीधा मरने जाना नहीं है क्या? शुजियान ने सिर हिलाया। यह रिफ्ट बहुत खास है। इसमें सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक 5 से नीचे वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए तुम सबसे सूटेबल हो और तुम्हारे साथ मैं 2 टीममेट्स भी भेजूंगा। जियांगलिंग, पूरे अलायंस में सिर्फ तुम SSS रैंक होल्डर हो। यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इतना कहने के बाद शुजियान ने अचानक मिलिट्री सैल्यूट कर दिया। अगर तुम यह मिशन स्वीकार कर लो तो चाहे मिशन सफल हो या नहीं, मिलिट्री तुम्हें एक स्पेशल एट्रीब्यूट वाली एपिक बीस्ट रिवॉर्ड में देगी। लेकिन जियांगलिंग ने सिर हिलाया। एपिक बीस्ट की मुझे जरूरत नहीं है। शू चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या आप मेरे लिए ये चीजें अरेंज कर सकते हैं? उसने तुरंत एक लिस्ट लिखी। यिन यांग केओस फिश, 10,000 ईयर वॉइड स्टार फिश, नॉर्थ सी होली वाटर और नॉर्थ स्टार सैंड। ये सब शुएनबाओ के एवोल्यूशन मटेरियल्स थे। शुजियान लिस्ट देखकर हल्का चौंक गया। इनमें से मैंने सिर्फ नॉर्थ स्टार सैंड देखा है। यह भी लेजेंडरी लेवल मटेरियल है। अलायंस ट्रेजरी में इसकी सिर्फ एक बॉटल मौजूद है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे इस मिशन रिवॉर्ड के तौर पर अप्रूव करवा सकता हूँ। जियांगलिंग तुरंत बोली, डील। शुजियान की आंखें चमक उठी। तो फिर देर नहीं करते, हम अभी निकलते हैं। असेसमेंट शुरू होने से पहले मैं तुम्हें वापस पहुंचा दूंगा। इतना कहकर उसने जियांगलिंग का हाथ पकड़ा और सीधे मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकल गया।
बाहर आते ही शुजियान ने अपना बीस्ट समन किया। अगले ही पल आसमान में एक विशाल लोहे जैसी चमड़ी वाला फ्लाई टाइप बीस्ट प्रकट हुआ। उसके पंखों की हवा से पूरा मैदान कांप उठा। जंगलिंग को अचानक कमर पर खिंचाव महसूस हुआ और अगले ही पल वह उस विशाल बीस्ट की पीठ पर खड़ी थी। नाम आयरन स्केल फ्लाई, क्वालिटी इमॉर्टल, रैंक लेवल किंग टियर 10। यह स्टैट्स देखकर जंगलिंग अंदर तक हिल गई। जैसी उम्मीद थी, शू चीफ इंस्ट्रक्टर सच में मॉन्स्टर लेवल एक्सपर्ट है। उधर दूसरी तरफ लनयंग सिटी के लिन फैमिली मैंशन में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। लिन यातिंग घायल जांग हाई को सहारा देकर हॉल में घुटनों के बल बैठी थी। उसके सामने उसके पिता लिन दोजिन कुर्सी पर बैठे उन्हें ठंडी नजरों से देख रहे थे। लिन याटिंग रोते हुए बोली, डैड प्लीज जांग हाई को बचा लीजिए। लिन दोजिन हल्का हंसा, टिंगर अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं क्या? लेकिन यह इमोशनल ड्रामा मुझ पर काम नहीं करेगा। अचानक लिन यातिंग ने पॉकेट से नाइफ निकाला और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। अगर आपने जांग हाई को नहीं बचाया तो मैं अभी यहीं मर जाऊंगी। लेकिन लिन दोजिन की आंखों में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने ठंडी नजर से जांग हाई को देखा और बोला, अपनी बेटी की मौत से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम जैसे निकम्मे कचरे की मुझे क्या परवाह होगी? जांग हाई का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। तभी जांग हाई ने अचानक नाइफ छीनकर अपनी ही गर्दन पर रख लिया। मैं लिन फैमिली हेड के साथ डील करना चाहता हूँ। लिन दोजिन ने हल्की दिलचस्पी से पूछा, किस तरह की डील? जांग हाई की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। मैं अपनी जान के बदले लिन फैमिली को जांग लिन का सीक्रेट दूंगा। ये सुनते ही लिन दोजिन की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। सीक्रेट? जांग हाई ने दांत भींचकर कहा, उसके पास जो टर्टल बीस्ट है उसका ओरिजिन बिल्कुल साफ नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वह इमॉर्टल रैंक बीस्ट है। ये सुनते ही लिन दोजिन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। इमॉर्टल रैंक बीस्ट का लालच किसी भी बड़े परिवार को पागल करने के लिए काफी था, लेकिन साथ में रिस्क भी उतना ही बड़ा था। जियांग है ने नाइफ को और जोर से अपनी गर्दन पर दबाया। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं अभी मर जाता हूँ। अगले ही पल उसने सच में नाइफ चलाने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुँचने से पहले ही किसी फोर्स ने उसे उड़ा दिया। तभी पूरे हॉल में लिन दोजिन की हंसी गूंज उठी। उसके पैरों के पास बैठी एक ऑरेंज फर वाली बीस्ट ने धीरे से अपने पंजे वापस खींच लिए। लिन दोजिन मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, यह सीक्रेट मुझे पसंद आया। और जहाँ तक जांगलिन की बात है, वह अभी सिर्फ एक अधूरा जीनियस है। ऐसे लोगों को मार देना कोई बड़ी बात नहीं। जियांग है ने सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में भयानक किलिंग इंटेंट चमक रहा था। भैया इस बार तुम सच में मरने वाले हो। दूसरी तरफ आयरन स्केल फ्लाई आसमान में बिजली की तरह उड़ रही थी। कुछ देर बाद दूर होराइजन पर एक अंतहीन बंजर मैदान दिखाई देने लगा। जूजियान ने धीरे से कहा, यह बॉर्डर बैटलफील्ड है, तुम्हारे लिए यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे सब वर्ल्ड रिफ्ट तक ले जा रहा हूँ। करीब 1 घंटे बाद आयरन स्केल फ्लाई एक विशाल मिलिट्री बेस के ऊपर उतरी। उसके बीचों बीच सब वर्ल्ड रिफ्ट का एंट्रेंस मौजूद था। जियांगलिंग ने आसपास नजर दौड़ाई। वहाँ सैनिकों के अलावा 2 और यंग बीस्ट मास्टर्स खड़े थे। शुजियान ने हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया। यह सू श्याओक्सियाओ है, बेबिंग सिटी से, अलायंस ट्रायल रैंकिंग में दूसरा स्थान, और यह ले यंग है, जिंगडू से, अलायंस ट्रायल रैंकिंग में तीसरा स्थान। सू श्याओक्सियाओ हल्का मुस्कुराई और उत्सुक नजरों से जंगलिंग को देखने लगी। चीफ इंस्ट्रक्टर, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम इन्हें जानते हैं। नानयंग सिटी की जंगलिंग 30,000 पॉइंट्स और अलायंस की पहली SSS रैंक होल्डर। जंगलिंग भी दोनों को ध्यान से देख रही थी। सू श्याओक्सियाओ के कंधे पर एक आइस ब्लू कलर की छोटी कैट बैठी थी, आइस स्पिरिट कैट, और उसकी क्वालिटी भी इमॉर्टल रैंक थी। जंगलिंग मन ही मन चौंक गई। जैसी उम्मीद थी, अलायंस रैंक 2 और 3 कोई साधारण लोग नहीं है। वहीं ले यंग ने तिरछी नजर से जंगलिंग को देखा। उसकी आंखों में साफ जेलसी और एरोगेंस दिखाई दे रही थी। उसके लिए किसी छोटे शहर की लड़की का उससे ऊपर निकल जाना स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन जंगलिंग ने उसकी नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जूजियान तीनों को लेकर एक विशाल ब्लू पैलेस के अंदर पहुंचा। पूरा पैलेस स्पेस क्रिस्टल से बना हुआ था और उसके बीचों बीच करीब 10 मीटर ऊंचा सब वर्ल्ड रिफ्ट लगातार चमक रहा था। जूजियन ने गंभीर आवाज में कहा, यह पूरा पैलेस स्पेशली इस रिफ्ट को स्टेबल रखने के लिए बनाया गया है, ताकि यह भाग न सके। जब तुम लोग सब वर्ल्ड को ढूंढ लोगे, तब यह रिफ्ट पूरी तरह अलायंस के कंट्रोल में आ जाएगा। तीनों ने सिर हिलाया और रिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी जूजियन ने उन्हें रोक लिया। रुको, इस रिफ्ट का एनवायरनमेंट बहुत डेंजरस है। तुम लोगों से पहले 8 टीम्स अंदर जा चुकी हैं और सभी फेल हो चुकी हैं। तुम लोग आखिरी टीम हो। अगर इस बार भी मिशन फेल हुआ तो अलायंस को यह रिफ्ट छोड़ना पड़ेगा और टेरिटरी सरेंडर की तैयारी करनी होगी। इतना कहकर जूजियन ने भारी सांस ली, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर मत लेना, अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर काम करना। अगर मिशन फेल भी हो जाए तो खुद को ब्लेम मत करना। उसकी आंखें अचानक बेहद गंभीर हो गईं। सबसे जरूरी चीज तुम्हारी जान है। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाए तो तुरंत वापस लौट आना। इतना कहकर जूजियन ने 3 बैजेस निकाले और तीनों को देते हुए बोला, इन्हें अपने पास रखना। क्रिटिकल मोमेंट में ये तुम्हारी जान बचा सकते हैं। मैं यहाँ से तुम्हारी जीत का इंतजार करूंगा। अगले ही पल जियांगलिंग, सू श्याओशियाओ और ली यांग सबकी नजरों के सामने सब वर्ल्ड रिफ्ट के अंदर
प्रवेश कर गए। उनकी बॉडीज धीरे धीरे ब्लू लाइट में गायब हो गईं। उनके जाने के बाद फू जेरेन धीरे से शुजियन के पास आया। चीफ इंस्ट्रक्टर, ये इस साल की 9वीं टीम है ना? क्या ये सच में सफल हो पाएंगे? जुजियान काफी देर तक मैप पर मूविंग लाइट डॉट्स को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, इस बार हमें सफल होना ही होगा। सक्सुबस रेस को पहले ही शक हो चुका है, वे हमें दूसरी चांस नहीं देंगे। फू जेरेन ने सिर हिलाया। पहली 8 टीम्स में सबसे अच्छी टीम भी सिर्फ 60% डिस्टेंस तक ही पहुंच पाई थी। क्या ये बच्चे सच में कर पाएंगे? शुजियन की भौहें सिकुड़ गईं। इस सीक्रेट रेल्म की मुश्किल सिर्फ लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, असली परेशानी इसका एनवायरनमेंट है। यह पूरी तरह वाटर टाइप सीक्रेट रेल्म है। अंदर सिर्फ एंडलेस ओशन है और इंसानों के लिए ऐसा बैटलफील्ड सबसे खराब होता है। उसने गहरी सांस ली। उम्मीद है इस बार कोई मिरेकल हो जाए। दूसरी तरफ सब वर्ल्ड रिफ्ट के अंदर घुसते ही तीनों को अचानक जबरदस्त वेटलेसनेस महसूस हुई। अगले ही पल वे करीब 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। उनके नीचे सिर्फ अंतहीन समुद्र था। जियांगलिंग ने तुरंत शुएनबाओ की तरफ देखा। शुएनबाओ ने समझते ही एक ब्लू वाटर शील्ड रिलीज कर दिया, जिसने तीनों को घेर लिया। कुछ ही सेकंड्स बाद वे सुरक्षित तरीके से समुद्र की सतह पर उतर गए। शुआनबाओ की ब्लैक टॉर्टोइस जेड एबिलिटी उन्हें पानी के ऊपर चलने में मदद कर रही थी। वहीं सुशियाओशियाओ की आइस स्प्रिट कैट ने अपने नीचे के पानी को फ्रीज कर दिया और वह आराम से बर्फ पर खड़ी हो गई। लेकिन ली यांग के पास ऐसा कुछ नहीं था। छपाक! अगले ही पल वह सीधे समुद्र में गिर पड़ा और बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। बचाओ, मुझे स्विमिंग नहीं आती। ग्लू ग्लू! जियांगलिंग ने तुरंत शुएनबाओ को यूज करने का इशारा किया। शुएनबाओ ने ब्लैक टॉर्टस जेड फैलाकर ले यंग को पानी से बाहर खींच लिया। ले यंग पूरी तरह भीगा हुआ बाहर आया, लेकिन फिर भी अकड़ में बोला, ऐसा मत समझना कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं अब भी नहीं मानता कि तुम्हारे जैसे छोटे शहर के लड़के को SSS रैंक मिल सकती है। ये सुनकर सु शाओ से रहा नहीं गया। अगर जियांगलिंग तुम्हें नहीं बचाती तो तुम अभी तक डूब चुके होते। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? ले यंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने ऑकवर्ड होकर जियांगलिंग की तरफ देखा, मुट्ठियां भींची और बड़ी मुश्किल से झुककर बोला, धन्यवाद जियांगलिंग, मैं एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ। जियांगलिंग उसे देखकर हंस पड़ी। सच में टिपिकल जिंगदू यंग मास्टर, ईगो भी है और जिद भी। लेकिन उसने महसूस किया कि ले यंग उतना बुरा भी नहीं था जितना वह दिखने की कोशिश करता था। जियांगलिंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। समुद्र के अलावा दूर सिर्फ एक छोटा आइलैंड दिखाई दे रहा था। चलो पहले उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। तीनों उसी दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उनके सामने 10 मीटर ऊंची जायंट वेव उठ खड़ी हुई। वे संभल पाते उससे पहले ही लहर ने तीनों को निगल लिया और सीधे समुद्र के अंदर फेंक दिया। अच्छी बात यह थी कि शुएनबाओ का शील्ड अभी भी एक्टिव था, वरना वे पहली ही लहर में डूब जाते। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। समुद्र के अंदर 3 ब्लडथर्स्टी फिश उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। नाम ब्लडथर्स्टी फिश, क्वालिटी एक्सीलेंट, लेवल ब्रॉन्ज रैंक 3। जियांगलिंग हमला करने ही वाली थी कि ले यांग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हालांकि तुमने अभी मेरी जान बचाई, लेकिन इतनी कमजोर बीस्ट से लड़ना मेरे जैसे जीनियस का काम है। कहीं तुम खुद ही इनका खाना न बन जाओ। सुशियाओशियाओ तुरंत भड़क गई, लेकिन जियांगलिंग ने उसे रोक लिया। फिर वह मुस्कुराकर ली यांग से बोली, ठीक है यंग मास्टर, लेकिन शुआनबाओ का शील्ड सिर्फ एक है। क्या तुम अपने बेर के साथ सीधे पानी में लड़ने वाले हो? ले यांग तुरंत चुप हो गया। वह करीब 3 मिनट तक ऑकवर्ड खड़ा रहा, फिर आखिरकार धीरे से बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास SSS रैंक की ताकत है। कम से कम 30% तक तो मान ही सकता हूँ। क्या तुम मेरे फैट बियर को भी शील्ड दे सकती हो? जियांगलिंग उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। शुएनबाओ ने तुरंत सिर हिलाया और ब्लैक टॉर्टोस जेड का दूसरा शील्ड ले यंग के थंडर जेड बेयर पर डाल दिया। अगले ही पल ले यंग चिल्लाया, फैट बेयर, थंडर क्रशिंग क्लॉ इस्तेमाल करो। थंडर जेड बेयर ने दहाड़ लगाई और सिर्फ 3 पंजों में उन सारी ब्लड थर्स्टी फिश को चीर डाला। ले यंग तुरंत अकड़कर जियांगलिंग की तरफ मुड़ा। देखा मेरा फैट बेयर कितना ताकतवर है। आगे से तुम बस मेरे पीछे रहना। इस यंग मास्टर की प्रोटेक्शन में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद रास्ते में जितनी भी बीस्ट्स आईं, ली यांग हर बार खुद ही आगे बढ़कर लड़ने लगा। लगातार 3 वेव्स खत्म हो गईं और जियांगलिंग और सु शाओ को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब वे लोग कुल रास्ते का लगभग 60% पार कर चुके थे, तब उनके सामने असली खतरा आया। इस बार उनके सामने 5 डीप सी जायंट ऑक्टोपस खड़े थे। नाम डीप सी जायंट ऑक्टोपस, क्वालिटी रेयर, लेवल ब्रॉन्ज रैंक 5। इस बार ले यंग की अकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई, क्योंकि उसका थंडर जेड बेयर अभी सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक 4 पर था। अगर सामने सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक 5 बीस्ट होती तो शायद वह संभाल लेता, लेकिन यहाँ तो 5 थी। ले यंग ने ऑकवर्ड होकर सु शाओक्सियाओ की तरफ देखा और हल्की खांसी के साथ बोला, सु शाओक्सियाओ, मेरा फैट बेयर थोड़ा थक गया है, तुम भी थोड़ा हेल्प कर दो। फिर उसने जियांगलिंग की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। आखिर उसने पहले ही बड़ी बड़ी बातें की थी कि जियांगलिंग बस उसके पीछे छिपी रहे। जियांगलिंग उसकी हालत देखकर हंसी रोक नहीं पाई। मैं 3 संभाल लूंगी, बाकी 2 तुम लोग बांट लेना। इतना कहकर वह स्लीव्स चढ़ाते हुए शुआनबाओ के साथ आगे बढ़ने लगी, लेकिन ली यांग ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। ओवर एक्टिंग मत करो छोटे शहर वाली, तुम पीछे ही रहो। ये सुनते ही सु शाओ का गुस्सा फूट पड़ा। ले यांग, तुम हद से ज्यादा बदतमीज
बदतमीज हो। सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें लक से इमॉर्टल रैंक बीस्ट मिल गई तो खुद को क्या समझने लगे। उसने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, जैंगलिंग तुम इसकी बातें सीरियसली मत लिया करो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इतना कहकर सु शाओ सच में ली यांग से लड़ने के लिए स्लीव्स चढ़ाने लगी। जियांगलिंग ये देखकर अंदर से दंग रह गई। यह लड़की तो सच में सीधी और एक्सप्लोसिव नेचर की है। उसने जल्दी से सु शाओ को पकड़ लिया। अभी लड़ने का टाइम नहीं है, पहले मिशन पूरा करते हैं। सु शाओ ने गुस्से में किया, लेकिन आखिर शांत हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस घमंडी को जरूर पीटूंगी। फिर उसने सामने की बीस्ट्स की तरफ देखा। मैं एक को रोकती हूँ, अगर तुमसे नहीं संभला तो थोड़ा टाइम निकालना, मैं बाद में हेल्प करने आ जाऊंगी। इतना कहकर सु शाओ बर्फ पर कदम रखते हुए आगे बढ़ी। आइस स्पिरिट कैट, फ्रोजन फैंटम इस्तेमाल करो। अगले ही पल आइस स्पिरिट कैट हवा में गायब हुई और सीधे एक डीप सी जायंट ऑक्टोपस के ऊपर प्रकट हो गई। दोनों बीस्ट तुरंत भिड़ गईं। उधर ले यंग ने राहत की सांस ली। अभी कुछ देर पहले उसे सच में डर लग रहा था कि सु शाओ कहीं सच में उसे पीटना शुरू न कर दे। आखिर वह एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से थी। उसके पिता सु योंगशन पूरे अलायंस के फेमस मार्शल आर्ट्स मास्टर थे। अगर सु शाओ सच में हमला करती तो ले यंग शायद 2 मूव्स भी सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन अब वह फिर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ पाया। उसने जैंगलिंग की तरफ देखकर कहा, सुनो छोटे शहर वाली, तुम्हारा टर्टल शेल इतना मजबूत है तो कम से कम तब तक टिके रहना जब तक मैं खत्म करके तुम्हारी मदद करने न आ जाऊं। फिर उसने चिल्लाकर कहा, फैट बियर अटैक। थंडर जेट बियर तेजी से डीप सी जायंट ऑक्टोपस की तरफ दौड़ा। 5 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही उसने छलांग लगाई और मीटियोर की तरह बीस्ट के ऊपर गिर पड़ा। जोरदार धमाके के साथ दोनों समुद्र में धंस गए। दूसरी तरफ जैंगलिंग ने श्वेनबाओ के सिर को हल्के से थपथपाया। श्वेनबाओ, बाकी तीनों को कंट्रोल करो, इन्हें दूसरे बैटल्स में इंटरफेयर मत करने देना। श्वेनबाओ ने तुरंत अपनी भारी फ्रंट पॉ समुद्र पर मारी। अगले ही पल नेटरसी प्रेशर एक्टिवेट हो गया। दूर खड़ी तीनों डीप सी जायंट ऑक्टोपस अचानक कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई विशाल पहाड़ दब गया हो। उनके शरीर एकदम से भारी पड़ गए और वे वहीं रुक गईं। यह देखकर जैंगलिंग खुद चौंक गई। श्वेनबाओ का नेदरसी प्रेशर अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया? उसने तुरंत ध्यान से श्वेनबाओ की तरफ देखा और तभी नोटिस किया कि उसके आसपास हल्की ब्लू वाटर ऑनरा घूम रही थी। जियांगलिंग की आंखें चमक उठी। तो यह वाटर एनवायरनमेंट का बोनस इफेक्ट है। अगले ही पल श्वेनबाओ ने अपने दोनों छोटे मुंह खोल दिए और उनमें से डार्क ब्लू मिस्ट बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते वह मिस्ट एक डीप सी जायंट ऑक्टोपस को पूरी तरह घेर चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स बाद अंदर से दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं और फिर पूरा ऑक्टोपस धीरे धीरे गलकर पाउडर में बदल गया। उसकी बॉडी समुद्र में बिखर गई और उसके अंदर से एक एनर्जी ऑर्ब निकलकर सीधे श्वेनबाओ के शरीर में समा गया। उधर चल रही बाकी दोनों फाइट्स भी इस दृश्य से हिल गईं। सु शाओ खुशी से चिल्ला उठी, जैंगलिंग तुम सच में कमाल हो, मुझे पता था तुम जरूर कर लोगी। लेकिन दूसरी तरफ ले यंग का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई कड़वी दवा निगल ली हो। यह छोटे शहर वाली सच में इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? उसे अचानक याद आया कि अभी कुछ देर पहले तक वह खुद को जीनियस समझकर जैंगलिंग को कमजोर बोल रहा था। अब उसकी सारी अकड़ खुद उसी के मुंह पर तमाचा बन चुकी थी। शर्म से उसका चेहरा जलने लगा, लेकिन जैंगलिंग के पास उसे छेड़ने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत श्वेनबाओ को दूसरा आदेश दिया, नेक्स्ट टारगेट। बाकी दो डीप सी जायंट ऑक्टोपस भी बेवकूफ नहीं थी। उन्होंने अपने लंबे टेंटिकल से लगातार टेंटिकल पियर्स अटैक्स किए, लेकिन हर अटैक श्वेनबाओ की ब्लैक टॉर्टस जेड शील्ड से टकराकर बेकार हो गया। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि दोनों बीस्ट्स भी टाइयन शुआनवू मिस्ट में गलकर पाउडर बन गईं। 2 एनर्जी ऑर्ब्स निकलकर सीधे श्वेनबाओ के शरीर में समा गए। अगले ही पल श्वेनबाओ की ऑरा अचानक और मजबूत हो गई। उसकी लेवल सीधे ब्रॉन्ज रैंक 6 तक पहुंच गई। इसी समय दूसरी तरफ सु शाओ और ले यंग की बैटल्स भी खत्म हो चुकी थीं। उनके बीस्ट्स को मिले एनर्जी ऑर्ब्स की वजह से थंडर जेड बेयर और आइस स्पिरिट कैट दोनों ब्रॉन्ज रैंक 5 तक पहुंच गए। जैंगलिंग तुरंत नीचे बैठी और प्यार से श्वेनबाओ की ठुड्डी सहलाने लगी। श्वेनबाओ तुम तो सच में अमेजिंग हो। श्वेनबाओ खुशी से उसकी हथेली पर सिर रगड़ने लगा। कुछ देर बाद जैंगलिंग उठी और हल्की मुस्कान के साथ ले यंग की तरफ देखा। ले यंग मास्टर, यहाँ की बीस्ट्स तो साफ हो गईं, अब आगे चलें। ले यंग का शरीर एकदम स्टिफ हो गया। वह काफी देर तक हकलाता रहा और आखिर बड़ी मुश्किल से बोला, जी जंग ब्रो, अब आगे आप ही लीड करो। जैंगलिंग मुस्कुराई, तुमने मुझे क्या कहा? ले यंग का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया। जी जंग ब्रो। ये सुनते ही जैंगलिंग जोर से हंस पड़ी और सु शाओ भी खुद को रोक नहीं पाई। वह हंसते हुए बोली, ले यंग, अभी कुछ देर पहले तक तो तुम जैंगलिंग की एसएसएस रैंक पर भरोसा ही नहीं करते थे, अब क्या हुआ? ले यंग तुरंत चिल्लाया, सु शाओ ये बात दोबारा मत बोलना। दोनों फिर बहस करने लगे, लेकिन जैंगलिंग ने तुरंत बीच में रोक दिया। बस करो तुम दोनों, पहले सब वर्ल्ड कोर ढूंढते हैं। हैरानी की बात यह थी कि इस बार दोनों तुरंत चुप हो गए। बिना महसूस किए वे अब जैंगलिंग की बात मानने लगे थे। तीनों फिर समुद्र की सतह पर चलते हुए दूर दिखाई दे रहे आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। उसी समय बाहर स्पेस पैलेस में शूजियन ब्लू लाइट स्क्रीन को घूर रहा था। उसके सामने 3 ब्लिंकिंग लाइट डॉट्स काफी
देर से एक ही जगह रुके हुए थे। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि साफ पता चल रहा था वह अंदर से कितना नर्वस था। तभी अचानक तीनों लाइट डॉट्स दोबारा मूव करने लगे और तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। जूजियान की आंखें फैल गईं और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसके पास खड़ा पैलेस मैनेजर शॉक में चिल्ला उठा, हे भगवान, उन्होंने 60% चैलेंज पार कर लिया। मन में चमकते 3 प्रकाश बिंदुओं के बीच अचानक एक नाम उभरा, जियांगलिंग। तुम लोग जरूर सफल होना। दूसरी तरफ जियांगलिंग अभी भी रे यांग को आगे चलने दे रहा था ताकि वह रास्ता साफ करता रहे। यह काम असल में उसी की वजह से शुरू हुआ था, इसलिए वह अब खुद ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। रे यांग का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। जल्द ही रे यांग ने रे डोमेन वायलेंट बियर को आदेश दिया और रास्ते में आने वाले कॉपर 6 स्टेज के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। अब उनके और छोटे द्वीप के बीच दूरी 1000 मीटर से भी कम रह गई थी। भाई, मैं कैसा कर रहा हूँ? रे यांग ने चेहरे पर उम्मीद भरा एक्सप्रेशन लेकर पूछा, जैसे तारीफ चाहता हो। जियांगलिंग हल्का सा हंसा और अंगूठा दिखाया, बहुत अच्छा। रे यांग थोड़ा शर्माकर पीछे सिर खुजाने लगा। तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे। श्वानवू की वजह से पानी के नीचे छिपकर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स भी पूरी तरह नाकाम हो रहे थे। जल्द ही वे 500 मीटर के दायरे में पहुंच गए। यहाँ पानी पहले से कम गहरा था और अब द्वीप का असली रूप साफ दिखने लगा था। द्वीप करीब 2 किलोमीटर बड़ा था, पूरी तरह बंजर, जहाँ एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन पूरा द्वीप एक पानी जैसे नीले धातु खनिज से बना हुआ था। जियांगलिंग ने जैसे ही उस पर नजर डाली, उसके दिमाग में जानकारी उभर आई। नाम डिंगसिन हेंगदन ओरे, क्वालिटी सामान्य से ऊपर। विवरण, यह सामग्री हल्की है, आकार देने में आसान है और मानसिक भ्रम तथा आकर्षण जैसी मानसिक शक्तियों को रोक सकती है। द्वीप के चारों तरफ घने रीफ बिखरे हुए थे, हर एक 4 से 5 मीटर बड़ा था और पूरे द्वीप के ऊपर एक हल्की ऊर्जा परत भी फैली हुई थी, जिससे साफ था कि असली कोर यही है। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, समुद्र की सतह पर अचानक हलचल होने लगी और अगले ही पल जो रीफ पत्थर जैसे दिख रहे थे वे हिलने लगे और उन पर लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगी। जियांगलिंग ने तुरंत हाथ उठाकर सबको रोका, रुको, ये पत्थर नहीं है। धीरे धीरे वे रीफ पानी से बाहर आने लगे। असल में वे विशाल मगरमच्छ जैसे मॉन्स्टर थे, करीब 2 से 3 मीटर लंबे और पूरे समुद्र में ऐसे लगभग 30 से ज्यादा। और उनके पीछे एक और भी बड़ा और खतरनाक शरीर मौजूद था, जिसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी। जियांगलिंग ने पहले पूरे झुंड को देखा और जानकारी निकाली। नाम ब्लड क्रिस्टल इविल बीस्ट, क्वालिटी एलीट, लेवल कॉपर 6 स्टेज। फिर उसकी नजर सबसे बड़े मॉन्स्टर पर गई। नाम ब्लड क्रिस्टल इविल किंग, क्वालिटी मिथिकल, लेवल कॉपर 8 स्टेज। जियांगलिंग की आंखें सिकुड़ गईं। यह पहली बार था जब वह मिथिकल स्तर के मॉन्स्टर से टकराया था। रे यांग और सु शाओ दोनों का चेहरा गंभीर हो गया। रे यांग धीरे से पीछे हटकर जियांगलिंग के पास आ गया। भाई, उस बड़े वाले की एनर्जी मेरे बीस्ट जैसी ही लग रही है। सु शाओ ने सिर हिलाया, तुम सही हो, ये भी मिथिकल है, लेकिन इसका लेवल उससे 2 गुना ज्यादा है। रे यांग का गला सूख गया, क्या हम इसे हरा पाएंगे? सु शाओ ने जियांगलिंग की तरफ देखा। अब उम्मीद सिर्फ उसी पर थी, लेकिन जियांगलिंग खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं था। एक जैसा ही मिथिकल और कॉपर 8 स्टेज वाला ब्लड क्रिस्टल इविल किंग था, जिसकी ताकत रे डोमेन वायलेंट बेयर से भी 3 लेवल ऊपर थी। रे यांग ने अनजाने में गहरी सांस ली और बोला, भाई, इसे हम हरा पाएंगे क्या? सु शाओ भी चुप थी। साफ था कि दोनों के लिए यह लड़ाई मुश्किल थी और अब पूरा भरोसा सिर्फ जियांगलिंग पर था। लेकिन जियांगलिंग खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं था। पहले शुआनबाओ ने कमजोर और रेयर एनिमीज को हराया था, लेकिन यह अलग था। स्पाइन बैक बेयर से भी 2 फुल लेवल्स ऊपर और सिर्फ कॉपर 6 स्टेज वाला शुआनबाओ कॉपर 8 स्टेज वाले इस मॉन्स्टर के सामने गारंटी नहीं दे सकता था। जियांगलिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन तुम लोग बाकी ब्लड क्रिस्टल बीस्ट संभाल सकते हो। करीब 30 मॉन्स्टर्स थे, आसान नहीं था। सु शाओ ने तुरंत कहा, मैं और शाओ बींग उन्हें रोकेंगे ताकि तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। रे यांग ने भी जल्दी से कहा, मैं और वैट बेयर भी साथ हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। जियांगलिंग की आंखें ठंडी हो गईं और वह सीधे शुआनबाओ के साथ भीड़ की तरफ बढ़ गए। सीधा लक्ष्य ब्लड क्रिस्टल इविल किंग था। शुआनबाओ तुरंत आगे बढ़ा और टाइयन शुआनवू इस्तेमाल किया। वह सीधे इविल किंग के सामने कूद पड़ा। शुआनवू जेड ने टेल अटैक्स रोक दिए और उसके मुंह से नीली वाटर मिस्ट निकली, जिसने पूरे इविल किंग को घेर लिया। लेकिन स्किल खत्म होते ही वह पीछे हट गया। जियांगलिंग की भौहें कस गईं। मिस्ट हटते ही ब्लड क्रिस्टल इविल किंग फिर से खड़ा था। वह अभी भी जिंदा था, सिर्फ हल्की डैमेज हुई थी। जैसा सोचा था, मिथिकल लेवल इतना आसान नहीं है। जियांगलिंग ने शुआनबाओ को रोक लिया, जो फिर से अटैक करने जा रहा था। शुआनबाओ ने पूछा, क्यों मास्टर, मैं उसे हरा सकता हूँ? जियांगलिंग ने कहा, तुम्हारी सिर्फ एक अटैक स्किल है और वह भी काम नहीं कर रही, अभी आगे जाना बेकार है। फिर उसने धीमे से कहा, यहाँ इतने ब्लड क्रिस्टल बीस्ट्स हैं, पहले इन्हें लेवल अप के लिए यूज करो, फिर इसे देखेंगे। शुआनबाओ की आंखें चमक उठी। ठीक है, जियांगलिंग ने आदेश दिया। रे यांग, सु शाओ, बाकी को रोकना। दोनों तुरंत फैल गए और लड़ाई संभाल ली, जबकि जियांगलिंग और शुआनबाओ सीधे ब्लड क्रिस्टल बीस्ट की भीड़ में घुस गए। कॉपर 6 स्टेज। शुआनबाओ के सामने ये सब कमजोर पड़ने लगे। यूएनसी प्रेशर से सब कुछ रुक गया और शुआनबाओ ने टाइयन शुआनवू से एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू किया। एनर्जी ऑर्ब्स उसके अंदर जाने लगे और सिर्फ 5 को मारते ही वह सीधे कॉपर 7 स्टेज पर पहुंच गया। उसकी ताकत भी बढ़ गई। पूरा झुंड उसके लिए एक्सपीरियंस पूल बन गया। लेकिन तभी पूरा समुद्र अचानक फट गया और एक विशाल लहर सीधे उनकी तरफ आ गई। जियांगलिंग की आंखें सख्त हो गईं और उसने जोर से चेतावनी दी, ध्यान से। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन शुआन
बाओ ने जैसे किसी की बात ही नहीं सुनी और सीधे उफनती लहरों की तरफ दौड़ पड़ा। पल भर में वह उस विशाल समुद्री लहर के अंदर समा गया। जियांगलिंग घबरा गया और तुरंत आगे बढ़ने लगा, लेकिन सु शाओ ने उसे जोर से पकड़ लिया और जल्दी से कहा, रुको, यह एलिमेंट रेजोनेंस है। एलिमेंट रेजोनेंस। जियांगलिंग धीरे धीरे शांत हुआ क्योंकि उसने देखा कि वह विशाल लहर शुएन बाओ को निगलने के बाद एक पानी का गोला बन चुकी थी। जियांगलिंग ने हैरानी से पूछा, यह क्या होता है? सु शाओक्सियाओ ने राहत की सांस ली और कहा, एलिमेंट रेजोनेंस तब होता है जब कोई बीस्ट विशेष एनवायरनमेंट में मौजूद तत्वों के साथ गहरा कनेक्शन बना लेता है, जिससे उसकी अटैक पावर सीधे डबल हो जाती है। डबल? जियांगलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। इतना स्ट्रॉन्ग? सु शाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, और यह सिर्फ मिथिकल या उससे ऊपर ब्लड लाइन वाले बीस्ट्स को बहुत कम चांस में मिलता है। हर बार ट्रिगर होने पर बॉडी में एक एलिमेंटल इम्प्रिंट बनता है, जिससे नेक्स्ट टाइम चांस बढ़ जाता है। उसने आगे कहा, जुएन बाओ वाटर एलिमेंट बीस्ट है, इसलिए यह उसके लिए फिट है। बहुत लोग डायमंड या किंग लेवल तक पहुंचकर भी एक बार भी इसे ट्रिगर नहीं कर पाते, और जुएन बाओ अभी कॉपर स्टेज में है और उसने यह हासिल कर लिया। सु शाओ अचानक झुककर बोली, वैसे तुम श्यांग बाओ मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवा दूंगी। जियांगलिंग पूरी तरह शॉक्ड रह गया और उसे अजीब नजर से देखने लगा कि यह लड़की क्या सोच रही है। तभी पानी का गोला धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और खुल गया। अंदर शुआन बाओ दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ पानी की सांप जैसी धाराएं घूम रही थीं और उसकी एनर्जी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। पीछे से रे यंग की आवाज आई, भाई मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। जियांगलिंग तुरंत शुएन बाओ को लेकर वापस युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ रेडोमेन वायलेंट बियर और आइस स्प्लिट कैट पहले ही घायल हो चुके थे। जियांगलिंग ने आदेश दिया कि दोनों बीस्ट्स को वापस बुला लो। शुआन बाओ तैयार हो? शुएन बाओ एक्साइटेड हो गया। हाँ मास्टर, इस बार इसे खत्म कर दो, जियांगलिंग ने कहा, और शुएन बाओ सीधे ब्लड क्रिस्टल इविल किंग की तरफ बढ़ गया। उसने तुरंत यूएनसी प्रेशर एक्टिवेट किया और दुश्मन की स्पीड रोक दी। ब्लड क्रिस्टल इविल किंग ने जोरदार अटैक किया, लेकिन शुआनवू शील्ड को तोड़ नहीं पाया। शुएन बाओ ने मौका देकर नीली पानी की धुंध छोड़ी, जो पूरे एनिमी को घेर गई, और कुछ ही सेकंड में जब धुंध हटी तो सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था। सिर्फ एक ही अटैक में रे यांग की सांस अटक गई और उसकी आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में एक ही बात आई कि जियांगलिंग का शुआन बाओ शायद लेजेंडरी लेवल का है। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। चारों तरफ के ब्लड क्रिस्टल बीस्ट्स भी लीडर के मरते ही भाग गए और समुद्र में गायब हो गए। जियांगलिंग ने शांत होकर छोटे द्वीप की तरफ देखा और बोला, चलो अंदर चलते हैं। द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने नीले धातु जैसे डिंगशीन हेंगदान ओर को देखा। रे यांग ने एक टुकड़ा उठाया और कहा, यही है असली मिनरल। जियांगलिंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए बोला, कोर अंदर होगा। वे सीधे द्वीप के बीच पहुंचे, जहाँ एक बड़ा खदान का गड्ढा था। नीचे चमकता हुआ नीला क्रिस्टल दिख रहा था, जो पूरे द्वीप की एनर्जी चला रहा था। रे यांग और सु शाओक्सियाओ दोनों एक्साइटेड हो गए। यही कोरे है। रे यांग नीचे कूदने लगा और थोड़ी देर बाद एक चमकता हुआ क्रिस्टल लेकर ऊपर आया और जियांगलिंग के हाथ में दे दिया। जैसे ही जियांगलिंग ने उसे छुआ, नीली रोशनी पूरे इलाके में फैल गई और एक आवाज गूंजी, सीक्रेट रेल्म ट्रायल समाप्त, फाइनल इवैल्यूएशन शुरू। जियांगलिंग एसएसएस लेवल, रे यांग एस लेवल। एसएसएस स्तर घोषित होते ही तेज रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई और अगले ही पल तीनों के ऊपर सुनहरी प्रकाश की एक विशाल किरण उतर आई। इनाम वितरण शुरू हो चुका था। जियांगलिंग के सामने धीरे धीरे 3 वस्तुएं प्रकट हुई और साथ ही मशीन जैसी आवाज गूंजी, प्राप्त हुआ सेक्रेड वाटर, BY नेकलेस लेजेंडरी, लाइफ स्प्रिंग रेसिपी लेजेंडरी, एनर्जी फ्रूट लेजेंडरी। उसी समय रे यांग और सु शाओक्सियाओ के सामने भी 2-2 वस्तुएं प्रकट हुई। रे यांग को प्राप्त हुआ इनर फायर हेलमेट एपिक, एनर्जी फ्रूट एपिक। सु शाओक्सियाओ को प्राप्त हुआ इनर फायर हेलमेट एपिक, एनर्जी फ्रूट एपिक। जियांगलिंग ने तुरंत उस नीले चमकते नेकलेस पर ध्यान दिया। नाम सेक्रेड वाटर, BY नेकलेस, रैंक लेजेंडरी, इफेक्ट वाटर टाइप बीस्ट की स्किल डैमेज को 50% तक बढ़ाता है। ये पढ़ते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। सिर्फ 50% डैमेज बूस्ट का मतलब शुआन बाओ की ताकत कई गुना बढ़ जाना था। पहले ही लीप लेवल फाइट्स कर सकता था, अब वह 2 स्तर ऊपर तक मुकाबला कर सकता था। एसएसएस रिवॉर्ड सच में अलग लेवल का है, उसने सोचा। उसकी नजर बाकी 2 आइटम्स पर गई। एक चमकता हुआ फल, देखने में आड़ू जैसा, नाम एनर्जी फ्रूट, रैंक लेजेंडरी, इफेक्ट सिल्वर से नीचे किसी भी बीस्ट का लेवल सीधे 2 स्टेजेस बढ़ा देता है। जियांगलिंग की आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब था कि शुआन बाओ इसे खाकर सीधा कई स्टेजेस ऊपर जा सकता था। रे यांग और सु शाओक्सियाओ के एपिक फ्रूट्स कंपैरेटिवली कमजोर थे, सिर्फ एक स्टेज बूस्ट। जियांगलिंग ने एनर्जी फ्रूट देखते ही शुआन बाओ की तरफ देखा। वह उसी पर टकटकी लगाया था, मुंह से हल्की लार टपक रही थी। जियांगलिंग हल्का हंसा, इतना चाहिए? शुआन बाओ एक्साइटेड होकर बोला, चाहिए चाहिए। जियांगलिंग ने फ्रूट 2 हिस्सों में तोड़कर उसे दे दिया, खा लो। शुआन बाओ ने तुरंत निगल लिया और अगले ही पल उसकी बॉडी में एनर्जी एक्सप्लोड हो गई और उसका लेवल तेजी से बढ़कर कॉपर 9 स्टेज पर पहुंच गया, जबकि जियांगलिंग का लेवल भी उसी सर्ज से कॉपर 9 स्टेज पर स्थिर हो गया। एक ही ट्रायल में उसने 4 स्टेज की छलांग लगा दी। जियांगलिंग ने सेक्रेड वाटर, BY नेकलेस शुआन बाओ के गले में डाल दिया। उसकी ऑनरा और मजबूत हो गई। थोड़ा सहलो, अगली बार और अच्छा गियर मिलेगा। शुआन बाओ खुशी से उसके हाथ से रगड़ने लगा। तभी लाइफ स्प्रिंग रेसिपी देकर जियांगलिंग समझ गया कि
यह सिर्फ आइटम नहीं बल्कि क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट है जिससे हाई वैल्यू पोशन बन सकता है और अच्छी अर्निंग हो सकती है। ये पैसा बनाने वाली चीज है, उसने सोचा। अब लाइफ स्प्रिंग रेसिपी के साथ वह खुद पोशन बनाकर बेच सकता था, क्योंकि यादों में ऐसे क्राफ्टिंग टाइप आइटम्स सिर्फ क्रिएटर्स ही बना सकते हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर यह बन गया तो अच्छी कमाई तय थी। लेवल सीधे 9वें चरण तक पहुंच गया, जबकि रे यंग और सू स्याओक्सियाओ को मिला एपिक एनर्जी फ्रूट थोड़ा कमजोर था, जिससे सिर्फ एक ही स्तर बढ़ पाया। दूसरी रिवॉर्ड थी एपिक चार्म हेलमेट, जो सेक्रेड वाटर BY नेकलेस जैसी बीस्ट इक्विपमेंट थी और सेम लेवल पर चार्म और इल्यूजन टाइप मेंटल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकती थी। जियांग लिंग को बहुत स्ट्रांगली शक था कि ये चार्म हेलमेट भी उसी डिंगशीन हेंगंग ओर से बना है और शायद यही वो हेलमेट है जिसके बारे में जुजियान ट्रेनर बात कर रहा था। जब जियांग लिंग ने देखा कि दोनों ने अपने रिवॉर्ड्स बांट लिए हैं, तो वह धीरे से उनके पास आया और बोला, हमारा टास्क खत्म हो गया, अब हम वापस चलते हैं। सू स्याओक्सियाओ ने सिर हिलाया और जियांगलिंग ने सेकेंडरी वर्ल्ड कोर को उठाकर टेलीपोर्ट शुरू करने ही वाला था कि तभी लेयंग ने टोक दिया, जंग ब्रो। जियांगलिंग ने हैरानी से लेयंग की तरफ देखा। लेयंग काफी देर तक अजीब सा घूमता रहा और उसका फेस रेड हो गया था। फिर बोला, जंग ब्रो, अगर तू कभी जिंगडू आए तो मुझे जरूर ढूंढना। जियांगलिंग ने हंसते हुए कहा, लेयंग, क्या तेरा दिमाग फिश ने खा लिया? सू स्याओक्सियाओ हंस पड़ी और बोली, जंग ब्रो तो आगे जाके सिंघुआ यूनिवर्सिटी जाएगा, तब तो तुम मिल ही जाओगे। क्या बात है, ली फैमिली के छोटे बेटे को इतना डर लग रहा है? सुनकर लेयंग ने तुरंत मुंह फेर लिया और कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस शर्म से अपना सिर खुजलाने लगा। फिर बोला, तो फिर जंग ब्रो सिंघुआ यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। जियांगलिंग को लेयंग की ये हरकत काफी फनी लगी। वह हंस दिया और बोला, ठीक है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। फिर उसने सेकेंडरी वर्ल्ड कोर को एक्टिवेट किया, जिससे तेज गोल्डन लाइट फैल गई और तीनों एक पल में उस छोटे से आइलैंड से गायब हो गए। इधर स्पेस पैलेस के अंदर शूजियन अपने हाथ पीछे किए हुए ब्लू लाइट स्क्रीन के सामने खड़ा था। इस स्क्रीन पर जियांगलिंग और उनकी टीम वाले तीनों के डॉट्स काफी देर से हिले नहीं थे और ये डॉट्स कोर के आसपास तक पहुंच चुके थे। बस आखिरी कदम बाकी था। पैलेस के जिम्मेदार आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, इतना टाइम बीत गया लेकिन इनकी तरफ से कोई हलचल नहीं है, कहीं ये फेल तो नहीं हो गए? क्या वो तीनों बच्चे सच में ये कर पाएंगे? जूजियन बिल्कुल भी नहीं हिला और उसकी नजरें उन तीनों डॉट्स पर टिकी हुई थीं। फिर बोला, जियांगलिंग, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कर सकते हो। पैलेस के जिम्मेदार आदमी ने शूजियन का फेस देखा और धीरे से आह भरी। फिर बोला, उम्मीद है ये सच में सक्सेसफुल होंगे। तभी अचानक स्क्रीन पर वो तीनों डॉट्स जो काफी देर से नहीं हिले थे, हिलने लगे और बस एक ही पल में तीनों डॉट्स सीधे कोर के आसपास जा पहुंचे। ये देखकर जिम्मेदार आदमी की आंखें वाइड हो गईं और वह कांपती आवाज में बोल उठा, ये सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, ये सच में हो गए। उसकी वॉइस कांप रही थी। जूजियन अब भी स्क्रीन पर तीनों डॉट्स को देखे जा रहा था और ये डॉट्स अब कोर के बिल्कुल आसपास शाइन कर रहे थे। भी ठीक है, उसने सेकेंडरी स्पेस कोर जिम्मेदार आदमी को दे दिया और कहा, माफ करना, जरा संभाल लेना। जिम्मेदार आदमी ने कोर लिया और हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। फिर उसने बाहर हाथ हिलाया और 3 सैनिक अंदर आ गए जो जियांगलिंग तीनों को वापस नानयांग सिटी छोड़ने के लिए थे। जियांगलिंग शहर में पहुंचने के बाद सीधे होटल लौटने का सोच रही थी। वह जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंची और हैंडल घुमाया, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। जियांगलिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और वह झटके से पीछे हट गई। उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। यहाँ तक कि उसका बीस्ट कंपेनियन श्वान बाओ भी कोई संकेत नहीं पकड़ पाया था। जियांगलिंग ने गंभीर नजर से उस हाथ के मालिक को देखा। उसके पीछे एक 20 साल का युवक खड़ा था जिसने गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था।